हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ये पार्ट 2 है। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आप उसके बाद ये देख सकते हैं एंड इसके अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज इसमें मैं सारे आंसर्स कवर करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं एंड ये स्टडी करने के बाद आपको हर आंसर आएगा एंड एग्जाम्स में आप 99 स्कोर कर पाएंगे। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। सो मेनली यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, यानी कि जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, लैक ऑफ सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग, इसका ये मतलब है कि जो फार्मर्स है उनको उनके हिसाब के प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर, यानी कि जितनी उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसके हिसाब से उनको प्राइस नहीं मिल रही है बिकॉज प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हो रही है उनके प्रोडक्ट्स की। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, यानी कि आज के ज़माने में हमारे फार्मर्स को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और आज भी वो लोग ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बुलक कार्ट एंड जो काउस के ऊपर लेकर जाते हैं उस तरह से वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट्स तक लेके जाने के लिए। सो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो लोग लेकर जाकर अपने सारे प्रोडक्ट्स को नियर बाई वीकली या डेली मार्केट्स में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे प्राइसेस नहीं आते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन या फिर इंटरमीडिएटरीज, यानी कि हम जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर में लॉन्ग नंबर ऑफ मिडिल मैन होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में काम करते हैं, जैसे कि जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उस तरह से बहुत सारे लोग बीच में मिडिल मैन बन जाते हैं और इसकी वजह से जो फार्मर्स है उनके प्राइसेस उनको बराबर नहीं मिल पाते हैं और उनको कम प्राइसेस में अपना गुजारा करना पड़ता है और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि फार्मर्स को प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। सो इसकी वजह से वो लोग कम प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं और उनको रीजनेबल प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रूरल इनडेप्थनेस इन इंडिया। रूरल इनडेप्थनेस का ये मतलब है कि जो गांव के लोग हैं वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लोन्स पे करने होते हैं और वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेमेंट्स करने का है। ये इसकी रीजंस क्या है हम यहाँ पर जानेंगे। रूरल इनडेप्थनेस का मतलब होता है डेप्ट बर्डन ऑन द रूरल पीपल। नॉर्मली द पुअर इंडियन फार्मर्स बोरो फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आर अनेबल टू पे सच लोन्स। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत अमीर लोगों से या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं उन लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं, जिसकी वजह से वे लोन्स को पे नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से रूरल इनडेप्थनेस बढ़ जाती हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि द मेन कॉज ऑफ रूरल इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर्स इज़ देयर पावर्टी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, उनकी लो लेवल ऑफ सेविंग्स है एंड क्रॉप फेलियर है, उनके क्रॉप्स में फेलियर बहुत ज़्यादा आता है। वो लोग बोरो करते हैं फंड्स को अपनी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी लैंड में इंप्रूवमेंट्स उनको करने होते हैं। बोरोइंग ऑफ फंड्स फॉर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर्पजेज, जैसे कि उनकी फार्मिंग में कुछ अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फिर भी वो लोग बोरो करते हैं फंड्स, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब जाते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ डेप्थ ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि अगर उनके पेरेंट्स ने डेप्थ लिया है तो बच्चों को पे करना पड़ता है। डिपेंडेंस ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर क्रेडिट, जैसे कि वहाँ पर कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होने की वजह से भी फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है। इनएडिक्वेट सपोर्ट प्राइसेस फॉर दी क्रॉप्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर प्राइसेस नहीं मिल रही हैं सपोर्ट प्राइसेस उनके क्रॉप्स के लिए, जिसकी वजह से उनको कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ज़्यादा है लेकिन उनको उतनी अर्निंग्स नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग कर्ज में डूब जाते हैं। एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। द नाबार्ड का फुल फॉर्म ये है कि द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड को जुलाई 1982 में सेटअप किया गया था एज ए एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स यानी कि हायर इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एंड जो गाँव के सेक्टर्स हैं उनको ये लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक है ये फाइनेंस करती है। एंड नाबार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि रीफाइनेंसिंग द बैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्शन पर्पज़ इन रूरल एरियाज़, जैसे कि जो प्रोडक्शन पर्पज़ होते हैं उनके लिए ये बैंक फाइनेंस देती है छोटे बैंक्स को और ये लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराती है, इन्वेस्टमेंट कराती है एंड ये लोगों को लोन्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, एनजीओज़ को एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, रूरल जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स या फिर जो टेक्नोलॉजी है वहाँ की वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए
नाबार्ड ने फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सटेंड किया है अनरीच्ड रूरल पीपल तक, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाया है। किस तरह से? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसने नाबार्ड ने वो क्रिएट किए और उन लोगों की मदद से जो गरीब लोग हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया है। एंड ये इंस्पेक्ट भी करता है रीजनल रूरल बैंक्स को, आरआरबीज को एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को। जो बैंक्स होते हैं वहाँ के गाँव के, उनको ये नाबार्ड इंस्पेक्ट करता है। और ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को इंस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन कोऑर्डिनेट करता है। ये कोऑर्डिनेट करता है रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो भी सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं रूरल फाइनेंस के लिए, जो डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड है उसके लिए। एंड सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, यानी कि फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी को पहुँचाया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सकें। एंड नाबार्ड डेवलप करता है रूरल नॉन फॉर्मल सेक्टर्स, जैसे कि एसएसआईज, एसएमईज, स्मॉल मीडियम सेक्टर्स, जो कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उन सभी को ये फाइनेंस देकर सपोर्ट करता है। स्टेट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है इंडिया की, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उन लोगों के गोल्स है। सो यहाँ पर हम जानेंगे। सो यहाँ पर इसका ये मेन गोल होता है कि टू मीट द डोमेस्टिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो कंट्री में डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, जो इंडिया के लोग कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, उसको मीट करना, ये मेन यहाँ का गोल होता है। एंड टू प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जो हमारे खाने पीने के आइटम है, उसके प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, उसमें एक स्टेबल प्राइस रहे, इसके बारे में भी एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी सोचती है। टू इंश्योर रीजनेबल रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स, यानी कि जो फूड ग्रेन्स हैं एंड जो नॉन फूड ग्रेन्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर प्राइस रिलेशन होना चाहिए। एंड टू स्मूथन सीजनिंग एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, यानी कि जो सीजनल एंड जो कभी सीजन में नहीं आते हैं उस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच प्राइसेस को प्रॉपर रखना और उनको मेंटेन रखना, ये भी एक प्राइसिंग पॉलिसी का काम होता है। टू रिमूव प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन टू रीजन्स, यानी कि जो दो रीजन्स हैं उनके बीच में से प्राइस डिफरेंसेस को हटाना। टू मेक फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, यानी कि जब शॉर्टेज हो जाता है तो कंज्यूमर्स तक फूड को पहुंचाना, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंक्रीज करना, जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें इंक्रीज करना एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। एंड टू इंश्योर कॉन्स्टेंट यूजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके एग्रीकल्चर को डेवलप करना। एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनको इंटरमीडिएटरीज, जो बीच के लोग होते हैं, वो बहुत सताते हैं और उनको पैसे बराबर नहीं मिलने देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इस चीज़ को रोकना भी एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी के हाथ में होता है। What are the major objectives of Industrial Resolution 1991? Critically analyze them, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारे इंडिया में लाई गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक लॉ की तरह था और ये हमारे इंडिया में लाया गया था 1991 को। इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऑफिशियली 24 जुलाई 1991 को। सो बेसिकली आप जानते होंगे इसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो मेनली इसके अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस दिया जा रहा था एंड लाइसेंस देकर उनको प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने की जो परमिशन वो मिल गई थी। और इसके अंदर हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रेजोल्यूशन के, और इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, सो इसके कुछ गोल्स थे, जैसे कि टू बिल्ड ऑन द गेन्स ऑलरेडी मेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डेवलप करना और उसके अंदर कुछ गेन्स लाना, यानी कि कुछ बेनिफिट्स लाना। एंड टू करेक्ट द डिसॉर्शंस और वीकनेस दैट माइट हैव क्रेप्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वीकनेसेस चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ में सही से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और इंडस्ट्रीज़ उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती थी 1991 के पहले। और 1991 का जो रेजोल्यूशन लाया गया था, इसके बाद से हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से काम करने लगी। इसके पहले सिर्फ गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जिसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट थी और उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था, जितना जो आउटपुट है उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। लेकिन ये लाने के बाद से प्राइवेटाइजेशन हो गया एंड बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ खुल गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली एंड बहुत कुछ चेंजेस आए, जैसे कि हम देखेंगे आगे। एंड टू मेंटेन अ सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका लाने का मेन रीज़न यही था कि जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो, यानी कि एक बराबर ग्रोथ हो एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड टू अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि हमारे इंडिया में इतना कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की कोशिश की गई जितना हम इंटरनेशनली लोगों से कॉम्पिटिटिव हो सकें। एंड इसके कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है इस पॉलिसी के, जैसे कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। आफ्टर 1991 पॉलिसी क्वालिटी एस्पेक्ट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे कि ये पॉलिसी लाई गई थी उसके बाद से बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होने लगी और इंडस्ट्रीज़ ने बहुत कुछ रिसर्च करना शुरू किया एंड डेवलपमेंट करना शुरू किया और उन लोगों ने हर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को लाना शुरू किया।
एंड इस पॉलिसी का रिजल्ट ये रहा कि एक एक्सटेंसिव ग्रोथ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें जिस तरह की सर्विसेज होती हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ 1991 की इस पॉलिसी के साथ। एंड देयर वाज ए फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि जो बाहर की कंट्रीज से लोग थे वो लोग अपना कैपिटल जो होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो लोग लाकर यहाँ पर लगा रहे थे और वो लोग अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव बीन जनरेटेड इन एमएनसीज, जो हमारी एमएनसीज थी, कंपनीज थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई, बहुत सारे लोगों को काम मिला। नेगेटिव इम्पैक्ट, सो इसके अंदर टफ कंपटीशन था फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, जो सारे गुड्स प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्रीज़ है, उसमें एक टफ कॉम्पिटिशन सा हो गया। एंड अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा होने लगा फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस थे उन लोगों से बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, बिकॉज इसके अंदर जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उसके बाद कुछ ऐसे काम भी थे जिसके अंदर कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा था। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री बाय एमएनसीज, सो जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल, गैस, वाटर, इस तरह के रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से यूज़ किया गया और इन रिसोर्सेज को वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उन लोगों ने इस नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट किया और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से। एंड डिस्टॉर्शंस इन प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर है उसके अंदर डिसॉर्शंस हुए, यानी कि लोग बराबर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। कई बार प्रॉब्लम्स भी आए क्योंकि ये नया पॉलिसी थी और इसकी वजह से प्रोडक्शन में थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आए। इंडिकेट द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, सो आप जानते होंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो छोटे पैमाने पर काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स लाए गए थे। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट जो स्टेप था वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ था। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई स्मॉल एंड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है उन लोगों को, ताकि उन लोगों को लोन्स मिल सकें एंड एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको अच्छे लोन्स प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट ने। टेस्टिंग लेबोरेटरीज़, गवर्नमेंट ने कुछ टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ को एस्टैब्लिश करवाए जिसके अंदर उन लोगों ने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की मदद की, ताकि जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को टेस्ट कर सकें, उसके बाद ही उसको सेल कर पाएँ। एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी पहुंचा दी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एट द लोअर प्राइजेस। एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिस्प्ले सेंटर्स एंड शोरूम्स को भी एस्टैब्लिश किया इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, ताकि उनके जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स है उसको वो लोग पब्लिसिटी कर पाएँ एंड उसकी मदद से वो लोग अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी खरीदे कॉटेज इंडस्ट्री से और उसको सेल किया बहुत सारे शोरूम्स एंड डिस्प्ले सेंटर्स में, ताकि उसकी मदद से डिमांड क्रिएट हो सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, सो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी मदद से जो हमारी इंडिया की छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनको फॉरेन के कंपटीशन से फेस ना करना पड़े और उनको बहुत सारे हैवी ड्यूटीज़ एंड जो इंपोर्ट्स पर जो टैक्सेस पे करने होते हैं उनसे भी वो छोटे इंडस्ट्रीज़ बच सकें। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LIC? LIC का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, जैसे कि इनका काम ये था कि ये लोग लाइफ इंश्योरेंस को हर गांव के एरिया में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस में जो पॉपुलेशन होती है उन लोगों तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पहुंचाना, यानी कि उन लोगों को आइडिया देना कि किस तरह से इंश्योरेंस काम करता है एंड इंश्योरेंस के बारे में उनको बताना, ताकि वो लोग अपनी जो लाइफ की जो रिस्क है उसको कवर कर सकें एट ए रीज़नेबल कॉस्ट, यानी कि एक मिनिमम कॉस्ट में वो लोग अपनी लाइफ को कवर कर सकें, उसके पैसे को कवर कर सकें। एंड टू मैक्सिमाइज सेविंग्स बाय बैंक बाई मेकिंग इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स अट्रैक्टिव, यानी कि वो लोग अपने सेविंग्स को बचा सकें ताकि वो लोग इंश्योरेंस लेकर सेविंग्स कर सकें। एंड LIC ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की अपने पॉलिसी होल्डर्स को, ताकि उनको हाई रिटर्न्स मिल सके उनके पैसे के ऊपर। सो LIC का मेनली ये काम भी था कि वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को एडवांटेजेस देते थे जो उनकी कंपनी में, जो उनकी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करते थे। उनका काम ये भी था कि वो लोग इकोनॉमी को बनाए रखते थे, यानी कि वो लोग इन्वेस्टर्स के पैसों का फुल रियलाइजेशन करते थे, उनको वेस्ट नहीं होने देते थे। सजेस्ट द मेजर्स फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उनके सर्वाइवल एंड उनकी ग्रोथ के लिए कुछ मेजर्स हमें सजेस्ट करने हैं। सो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट को एक कंडक्ट करना चाहिए डिटेल्ड सर्वे, जिसके अंदर वो लोग एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को
देख सकें और उसकी एक लिस्ट बना सकें एंड उनके लिए प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स बना सकें। एंड गवर्नमेंट को कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जैसे कि उन इंडस्ट्रीज़ के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उन स्मॉल स्केल यूनिट्स में। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर जो रूल्स है उनको लिबरलाइज़ किया जा सके, यानी उनके रूल्स को फ्री किया जा सके, ईजी किया जा सके, ताकि वहाँ के जो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो उन लोगों को, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट दे सकें, लोन्स दे सकें। एंड गवर्नमेंट का काम ये भी है कि वो लोग प्रॉपर एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएँ उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एट रीजनेबल रेट्स। एंड गवर्नमेंट को कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए, जैसे कि जो वहाँ के रेट ऑफ ड्यूटी होती हैं, जो कस्टम्स ड्यूटी होती हैं, जो एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर लगती है, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स पे नहीं कर पाते हैं, उसको गवर्नमेंट ने कम करना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? सो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी होती है और उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सो यहाँ पर उसके टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो हम जानते हैं ये एक रेडिएंट लाइट एंड हीट एनर्जी है जो हमें सन से मिलती हैं जब हम सोलर पैनल्स या फिर जो सोलर कलेक्टर्स है उसको यूज़ करते हैं तब। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी तो हम जानते ही है, जो विंड टर्बाइंस होती हैं उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम उस विंड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो हम जानते ही हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकें एंड रिजर्वोयर्स कंस्ट्रक्ट कर सकें, जिसके अंदर हम फ्लोइंग वाटर से काइनेटिक एनर्जी लेकर उन फ्लोइंग वाटर को यूज़ करते हैं ताकि हमारी टर्बाइंस मूव हो सके, रन हो सके, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी जो होती हैं वो थर्मल एनर्जी होती है जो कि हमारे अर्थ में जाके स्टोर होती हैं। एंड बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो है वो बायोमास से बनती है, जिसका मेनली क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें बनता है और मिलता है। What are the types of non-renewable energy sources? सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दो तरह की होती हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मेनली जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके रिमेन्स से बचती हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड फर्म्स से बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, हार्डेंड हो जाता है ड्यू टू प्रेशर एंड हीट। एंड जो क्रूड ऑयल होता है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे कि जू प्लैंकटन एंड एल्गी, जो डिकम्पोज होकर क्रूड ऑयल में मिक्स हो जाते हैं और ये क्रूड ऑयल बन जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक मिक्सचर है जो गैसियस हाइड्रोकार्बन्स से बनी हुई होती हैं और ये मेनली मीथेन से बनी होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स को हम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है ताकि उससे हीट प्रोड्यूस कर सकें और उससे पावर मिल सके, ताकि जो टर्बाइंस है उसको मूव किया जा सके एंड उसकी मदद से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर जो है वो 6% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी को प्रोवाइड करता है एंड 13 to 14% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। Assess the role of international trade on Indian economy। सो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और उसका एक रोल बहुत ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी पे, जैसे कि सो हियर वी कैन सी द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है वो इनक्रेज करता है कंट्री को ताकि वो लोग स्पेशलाइज कर सकें उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उन कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में जिसके अंदर उनको कंपैरेटिवली चीपर कॉस्ट हो, यानी कि उनको उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े दैन अदर्स। मार्केट एक्सपेंशन। जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट का स्कोप है, बिकॉज यहाँ पर जो डिमांड है वो फॉरेन से आती हैं और डोमेस्टिक डिमांड एंड फॉरेन डिमांड होती है प्रोडक्ट्स के लिए। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड एवरी ईयर एग्रीकल्चर में इंडिया जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि राइस, कॉटन, फ्रूट्स एक्सेट्रा दूसरे कंट्रीज़ को, और इस एक्सपोर्ट की वजह से इंडियन फार्मर्स की बहुत अच्छी मदद होती है। एंड कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कॉम्पिटिशन को इनक्रेज करता है और इसकी वजह से कोई भी लोकल मोनोपोलीज नहीं बन सकती हैं, यानी कि कोई एक सेलर नहीं होता है। लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करके पहुंचाते हैं वहाँ तक, एंड इसमें चीप एक्सपोर्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से बहुत इजीली कंट्री में फ़ायदा होता है। फॉरेन कैपिटल। सो इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से जो हमारी कंट्री है उसको फॉरेन कैपिटल मिला है और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उसमें जो कोर सेक्टार्स है जैसे कि जो पावर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टार्स है वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 74% तक फॉरेन के कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर सकती हैं एंड इवन 100% भी इन्वेस्ट कर सकती हैं कुछ फर्म्स में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम जानते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको
1 जनवरी 1995 को लाया गया था, इम्पोर्टेंस इसकी। और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड हैं। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि इसका काम होता है रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम, प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के ट्रेड के ऊपर ध्यान देता है और वहाँ पर जो कंट्रीज़ है उन सभी के बारे में सोचता है, उन सभी की इनकम ऑफ लिविंग, प्रमोटिंग उनके एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना, प्रोडक्शन, ट्रेड और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना, ये सब उसका काम होता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसने ही इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो कंट्रीज़ है वो डेवलप हो सकें और हर एक कंट्री का बेटर शेयर हो वर्ल्ड ट्रेड में। एंड इसने ट्रेड को प्रमोट किया है बाय इंकरेजिंग नेशंस टू अडॉप्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि इसके अंदर प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो बहुत अच्छे और लीगल है और इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर कंट्रीज अपने हिसाब से सेल कर सकती हैं, परचेज कर सकती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकती हैं। एंड इसने कुछ प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश किया है जिसकी मदद से लोगों में डिस्प्यूट्स ना हो कंट्रीज़ के बीच। सो गाइज, हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड हम रिमेनिंग आंसर्स को पार्ट 3 में कवर करेंगे। एंड यहाँ पर हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लिया है।